दोस्तों, इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की मैं बात करूं तो फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द 10 डिग्री टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन, 10 डिग्री टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन, the rate constant nearly doubles। क्या बोला हूं मैं कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन को आपने T टेम्परेचर पे लिया, कोई एक रेट कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन अगर उसी रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा करके आपने लिया है, तो जो रेट कांस्टेंट आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, वो नियरली डबल हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है एंड दैट विल बी कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? दैट इज द रेट कांस्टेंट के एट टेम्परेचर टी। रिमेंबर, कैपिटल टी से हमेशा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉलर टी से टाइम को, ठीक, प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द सेम रिएक्शन एट टेम्परेचर टी। रिमेंबर, अगर ये इतना करते हैं तो ये जो टेम्परेचर ये कोएफिशिएंट आता है, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती है। That is greater than 2 and less than that is 3। इस वे में वैल्यू आपको मिलता है। मान के चलिए कि रिएक्शन को मैं 298 केल्विन पे लिया, उसी रिएक्शन को 10 केल्विन बढ़ा करके मैं 308 पे लिया, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? डबल मिल जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? दैट इज एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल। By Maxwell energy distribution curve, we can represent कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है। उसके लिए मैक्सवेल ने एक कर्व को रिप्रेजेंट किया है। कर्व क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे y एक्सिस में ले रहा हूं, दिस इज अवर x एक्सिस। इस x एक्सिस में यहाँ पे मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या ले रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और यहां पे मैं ले रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या ले रहा हूं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज Ne डिवाइडेड बाय Nt। Nt मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Ne दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E। यहीं पे काइनेटिक एनर्जी में मैं एक और कंसेप्ट ले रहा हूं, दिस इज अवर एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे रिएक्टेंट जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, दे में कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। अब अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन ले रहा हूं, फॉर ए रिएक्शन A प्लस B विल बी गिविंग C प्लस D। इस रिएक्शन को मैं ले रहा हूं फॉर एन एग्जांपल 298 केल्विन पर। कौन से टेम्परेचर पर? 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे लेने से उसका कर्व जो प्लॉट होता है, द कर्व विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। ये इस वे में उसका कर्व आता है, इस वे में उसका कर्व आता है, ठीक है। अब इस वे में अगर इस कर्व को मैं प्लॉट करता हूं तो ये जो एनर्जी है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये यहां पर y एक्सिस में नंबर, मैक्सिमम नंबर ये है, और इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है? दिस काइनेटिक एनर्जी इज देयर। क्लियर? और इस एनर्जी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया? द काइनेटिक एनर्जी possessed by the maximum number of molecules। maximum number of molecules की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। अब यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन
molecules are crossing the threshold energy, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन केवल ये मॉलिक्यूल्स दे रहा है। अब अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को आप 10 केल्विन बढ़ा करके चेक करें, कितना 10 केल्विन, तो 10 केल्विन बढ़ाने से यही कर्व थोड़ा सा इस वे में शिफ्ट हो जाता है। सी द कर्व लाइक दिस, कर्व इस वे में शिफ्ट हो गया, इस वे में शिफ्ट हो गया। यहां मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये यहां पे देखिए, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर 308। ये है टेम्परेचर 298 केल्विन प्लस 10 केल्विन विल बी इक्वल्स टू 308, मतलब 308 केल्विन पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी नंबर तो कम हो गया है। यहां पे देखिए पहले नंबर इतना था, अब नंबर इतना आ गया है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल कम हो गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। और जो नंबर इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर रहा है, वो पहले अगर मैं x मान रहा हूं, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई है 2x। These number of molecules are crossing the barrier of activation energy, मतलब टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाने से इस रिएक्शन में 3 चेंज आए। क्या चेंज है? नंबर फर्स्ट, क्या चेंज है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। क्या हो रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये कम हो गया। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री करने से ये चेंज की मैं बात कर रहा हूं। नंबर सेकंड, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीजेस। पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इतना था, अब प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? वैल्यू बढ़ गया। नंबर थर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर क्या हो गया है? नियरली डबल्स। पहले ये यहां पे देखिए, पहले इतने से मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा था, अब टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा देने से दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर। तो इस वे में आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा देने से या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने से रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। अब ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। मैथमेटिकली अगर टेम्परेचर का रोल आप दिखाते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, तो दैट विल बी गिवन विद अर्हेनियस इक्वेशन। And what is the Arrhenius equation? That is Arrhenius equation, rate constant K will be equals to A exponential EA by RT. ये Arrhenius equation है। Remember Arrhenius equation। और इसी Arrhenius equation में यहां पे ध्यान दें, ये टर्म्स कौन कौन सी है? This is our rate constant। ये क्या चीज है? रेट कांस्टेंट। A is called Arrhenius frequency. This is Arrhenius frequency. This is our exponential. EA is activation energy. What is EA? Activation energy. R is gas constant, universal gas constant, and T is the temperature. Temperature, gas constant, activation energy, Arrhenius frequency और rate constant। ये Arrhenius equation है, और इस Arrhenius equation को यूज करके हम टेम्परेचर का यूज निकालते हैं। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आता है उसको निकाल सकते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी Arrhenius इक्वेशन को एक बार और यूज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, दैट इज
रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल ea अपॉन RT। ये लॉगरिथम है, नेचुरल लॉग की फॉर्म में है। इसको हम टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग। सी नेचुरल लॉग ऑफ k विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब ये देखिए log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। तो आई एम राइटिंग नेचुरल लॉग ऑफ e a अपॉन r। क्लियर हुआ? इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करें। नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस e a अपॉन r t नेचुरल लॉग ऑफ e। जब आपको log a टू द पावर b दिया हो तो दैट शुड बी रिटन b log a, मतलब ये पावर यहां आ जाएगी b log a। और नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है, 1। इसी इक्वेशन को आप यहां पे इस वे में देखिए, नेचुरल लॉग ऑफ k विल बी इक्वल्स टू माइनस ea बाय r इंटू 1 अपॉन t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। कितना क्लियर हुआ? इसको केवल मैंने रीअरेंज किया है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूं। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, if we plot a graph in between 1 by t on the x-axis and natural log of k on y-axis, तो सोचो आपका कर्व क्या मिलना चाहिए। ये है y-axis, this is our x-axis, this is our slope and it is our intercept। किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करना हो तो मैथ्स में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये y और x एक्सिस हो गए, ये स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है, माइनस, मतलब कर्व नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये स्लोप पॉजिटिव होता तो कर्व ऊपर की तरफ जाता, और इसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट होती, नियरली 1 होती, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला जाता। और यहां पे सोचो इसका कर्व कैसा जाएगा, दैट शुड बी गोइंग डाउनवर्ड। ये इस वे स्लोप की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस ea अपॉन r। क्लियर हुआ? अब इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा मैं एक्सट्रापोलेट इमेजिनरी आगे बढ़ाता हूं तो ये यहां पे क्रॉस कर रहा है, और यही वैल्यू है LNFA। इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। एंड दिस इज आवर स्लोप। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए हमको जो भी लॉग वैल्यू मिलती है वो टू द बेस 10 में मिलती है। टू द बेस 10 में इसको कन्वर्ट करूं तो नेचुरल लॉग विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग होता है। ठीक, दोनों की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं। सी 2.303 log of k will be equals to minus ea upon r into 1 upon t plus 2.303 log of k। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मुझे केवल log k चाहिए, तो इस 2.303 को मैं डिवाइड में ले चलूं। 2.303 से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन मुझे मिल जाएगी माइनस ea अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t प्लस log of a। दिस इज अवर अनदर इक्वेशन। दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इस इक्वेशन में आप सोचिए, मैं अगर यहां एक और कर्व प्लॉट करूं, y एक्सिस में ले लूं log of k, x एक्सिस में ले लूं 1 upon t, तो मुझे स्लोप क्या मिलेगा? दिस इज अवर y, दिस इज अवर x, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ea अपॉन 2.303 r। ये स्लोप ऑफ द कर्व है, माइनस आ रहा है अपॉन 2.303 r, और स्लोप और
इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी log ऑफ ए। ये इतनी वैल्यू है log ऑफ ए की। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? ये पूरी की पूरी टर्म, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में, ये पूरी टर्म बढ़ाएगी, लेकिन साइन कौन सा है? माइनस। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? माइनस है। मतलब ये वैल्यू अगर बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चलोगे तो ये वैल्यू कम होगी, लेकिन वैल्यू क्या है? माइनस की है। माइनस अगर वैल्यू कम होती जाएगी मतलब आपका आंसर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली डबल हो जाता है। क्लियर हुआ? अब इसी में ये दो कर्व की मैंने बात किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना चाहें कि हाउ टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का भी एक तरीका है। आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकाल लें, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकाल लें और उन दोनों से एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वेशन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। इक्वेशन 3, मान लीजिए दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट कितना हो रहा है? रेट कांस्टेंट इज K1। ठीक, इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, लिखिएगा log ऑफ K1 विल बी इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 प्लस log ऑफ A, इक्वेशन 1। क्लियर? ऐसे ही एट टेम्परेचर T2, सेकंड टेम्परेचर T2, रेट कांस्टेंट को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? दैट इज K2। ठीक, log ऑफ K2 इक्वल्स टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 प्लस log ऑफ A। ये दो इक्वेशन में बनाया हूं। क्लियर? यहां मैं एक काम कर रहा हूं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। रीजन क्या है? K2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। मतलब यहां पे मान चलिए कि K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K1। तो अब यहां पे देखिए K2 माइनस log ऑफ K1 आ गया, विल बी इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 प्लस log ऑफ A माइनस इक्वेशन 1 की वैल्यू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T1 प्लस log ऑफ A। क्लियर? क्लियर? मैं यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 प्लस log ऑफ A, माइनस माइनस प्लस बन गया, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T1 प्लस की जगह पे माइनस log ऑफ A। आप देखिए अरेनियस फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से मैं एक टर्म को कॉमन ले रहा हूं, सी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R को मैं कॉमन निकालूं। क्या बच जाएगा वो सोचिए, -1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1। क्लियर? और ये log K2 माइनस K1 को हम क्या लिख सकते हैं? log K2 बाय K1। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो log K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर? ये एक दूसरा फार्मूला मिल गया है जिससे हम रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, T2 टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1 एंड K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K1। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास में K1 रेट कांस्टेंट, K2 रेट कांस्टेंट,
T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर हो तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। एक और बात यहां पे ध्यान देना, R की वैल्यू क्या आएगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसका मीनिंग समझ में आया? टेम्परेचर को आपको किस में रखना है, केल्विन में। रिएक्शन में, क्वेश्चन में कभी कभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। आपको यहां इस फार्मूले में जब भी टेम्परेचर रखना हो, दैट टेम्परेचर शुड बी केप्ट इन केल्विन। किस में रखना है टेम्परेचर को, केल्विन में। इन चार फार्मूले का 1, 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन चार फार्मूले का यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रिमेंबर दिस फार्मूले, दिस इज Arrhenius इक्वेशन। Arrhenius इक्वेशन का नेचुरल लॉग फॉर्म, Arrhenius इक्वेशन का log टू द बेस 10 फॉर्म, और दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट वाला फार्मूला जिससे हम एक्टिवेशन एनर्जी को निकालते हैं। क्लियर हुआ? एक न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी को आप इजीली निकाल पाए। We can calculate the activation energy. क्लियर? एक न्यूमेरिकल में ले रहा हूं जिससे कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी का ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आ जाए। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। दिस इज वन ऑफ द सॉल्व एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज। क्लियर? क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग वन ऑफ द क्वेश्चन, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। आई एम यूजिंग ओनली द फार्मूला। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, जस्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है 1.2 into 10 to the power minus 3 second inverse and 2.1 into 10 to the power 2.1 into 10 to the power minus 3 second inverse at 30 degrees Celsius and 40 degrees Celsius respectively. Calculate एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पे आप देखिए, आपको दो टेम्परेचर दिए हैं, दो रेट कांस्टेंट दिए हैं। T1 टेम्परेचर कितना है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। So that should be 30 plus 273 will be equals to, that is 303 Kelvin. This is our temperature T1, temperature T2, 40 degrees Celsius will be equals to 40 plus 273 will be equals to 313 Kelvin. These two are the temperature. T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इज K1 और 1.2 into 10 to the power minus 3 सेकंड इनवर्स। यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, जो वैल्यू रेट कांस्टेंट की स्मॉलर है दैट विल बी K1 एंड K2 इज 2.1 into 10 to the power minus 3 सेकंड इनवर्स। मुझे निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोगों ने चार फार्मूले पढ़े हैं, चार में से कौन सा फार्मूला यहां लग सकता है, सोचिए। That is log of K2 upon K1 will be equals to activation energy upon 2.303 R. Clear हुआ? That is 1 upon T1 minus 1 upon T2. Remember यहाँ log नहीं है, log केवल K2 by K1 है। Put the values. Log of 2.1 into 10 to the power minus 3 second inverse divided by 1.2 into 10 to the power minus 3 second inverse will be equals to एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। 2.303 R का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब
हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर मोल, इनटू 1 अपॉन टेम्परेचर T1 कितना है, दैट इज 303 केल्विन, माइनस 1 अपॉन T1 is 303 and T2 is 313 Kelvin. We can solve. Clear हुआ? That is, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना आ रहा है, that is log of 2.1 divided by 1.2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 into 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इन दोनों का एलसीएम आ गया 303 केल्विन into 313 केल्विन, ठीक, 313 केल्विन माइनस 303 केल्विन। और इसी को अगर और थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करें, दैट इज 2.1 1.2 विल बी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का सॉल्यूशन किया 19.14 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 303 केल्विन इनटू 313 केल्विन, और ये टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया 10। इफ वी फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू log of 2.1 divided by 1.2 into 19.14 into 303 Kelvin into 313 Kelvin divided by 10 Kelvin। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, आपकी ओवरऑल यूनिट आ जाएगी।